बायोमेट्रिक्स की यूट्यूब में शायद ऐसी कोई वीडियो नहीं रही होगी जिसे मैंने न देखा हो और उससे न सीखा हो। और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया है। और मेरा टॉपिक है बायोमेट्रिक्स। जैसे कि रनिंग फॉर्म, एक एथलीट का रनिंग फॉर्म उसकी परफॉर्मेंस बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है एथलीट के ऊपर। मैंने कई सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के बॉडी बायोमेट्रिक्स का एनालिसिस किया और उन एलिट एथलीट्स को सिलेक्ट किया जिनकी टेक्निक देखकर और खुद से कंपेयर करके आप और भी छोटी छोटी चीजें सीख पाओगे। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो किसी की भी टेक्निक की कॉपी करने लगते हैं, जैसे उसके पैर का मूवमेंट या स्ट्राइड लेंथ, लेकिन ऐसा करने से वो अपनी परफॉर्मेंस बिगाड़ देते हैं। पर जब वो अपने खुद के बायोमेट्रिक्स या टेक्निक के साथ भागते हैं तो उनकी टाइमिंग अच्छी आती है, चाहे उनमें छोटी मोटी लीकेज क्यों ना हो। नॉर्मल एथलीट गलत तरीके से वर्टिकल फोर्स लगाता है या फिर उसके अंदर इस फोर्स की कैपेबिलिटी ही नहीं होती। इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस उसे माइल्स दूर रह जाती है। कुछ एथलीट्स के बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं जिनको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। मैं इसके साथ ही माइंड मसल कनेक्शन और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा जिनके बारे में आपने पहले सिर्फ सुना होगा। इस टॉपिक में से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपकी परफॉर्मेंस को बना रहा होगा या बिगाड़ रहा होगा, या फिर हो सकता है आप इन टॉपिक्स को आज पहली बार जानोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इसका मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ, इसका 100% गारंटी है कि आप अपने बॉडी फॉर्म को पूरी तरह से समझ जाओगे। फर्स्ट फुल बॉडी एनालिसिस करते हैं, मतलब कि स्प्रिंटिंग के टाइम बॉडी किस एंगल को सस्टेन करके बेहतरीन फोर्स और बेहतरीन स्पीड जनरेट करवा सकती है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे एथलीट्स के नाम बताऊंगा जिनकी टेक्निक देखकर आप खुद से कंपेयर कर सकते हो और उनकी टेक्निक को अपने बॉडी बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इन बेसिक बायोमेट्रिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं समझ पाओगे कि एथलीट के एंगल, पोजीशन और फॉर्म एक्स्ट्रा कैसे होते हैं। यह टोटल 13 है। एक, आर्म स्विंग मैकेनिक्स, हाथ कैसे मूव करते हैं, उनका एंगल और स्पीड स्ट्राइड पर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। नॉट दिस। 2 फुट स्ट्राइक पैटर्न, हील स्ट्राइक वर्सेस मिड फुट वर्सेस 4 फुट लैंडिंग का रनिंग एफिशिएंसी पर काफी इफेक्ट पड़ता है। स्प्रिंटर के लिए 4 फुट बेस्ट होता है और लॉन्ग रनर के लिए तीनों पॉसिबल होते हैं, लेकिन उनके लिए मिड फुट सबसे बेहतर होता है। थर्ड, हिप मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, हिप का टाइट या अनस्टेबल होना स्ट्राइड को डिस्टर्ब करता है और यह एक बड़ा कारण है फ्रीक्वेंसी और पैर का जल्दी आगे न बढ़ने का। 4, कोर एंगेजमेंट, अगर कोर वीक होगा तो एनर्जी लीक होगी जिससे फॉर्म बिगड़ता है। सीधा सीधा बताऊं तो वर्टिकल फोर्स या बाउंसी इफेक्ट नहीं होता और इसी कारण परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। 5, पोस्चर और स्पाइनल अलाइनमेंट, फॉरवर्ड लीन और न्यूट्रल स्पाइन का सही बैलेंस, मतलब कि पूरी बॉडी का स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। चौथा, नी ड्राइव हाइट, नी जितना एफिशिएंटली ऊपर आता है उतनी पावर और स्ट्राइड लेंथ जनरेट होती है। इन दोनों को आगे और डिटेल में समझेंगे। 7, एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, लैंडिंग के वक्त एंकल का टाइट और अपराइट रहना ताकि पुश ऑफ पावरफुल हो। 8, हील रिकवरी, बैक साइड मैकेनिक्स, स्ट्राइड के बाद हील कितना फास्ट हिप के पास आता है वो साइकिल को शॉर्ट और एक्सप्लोसिव बनाता है। 9th, शोल्डर रिलैक्सेशन, स्टिफ शोल्डर्स होने से एनर्जी वेस्ट होती है, रिलैक्स होने पर फॉर्म स्मूथ होता है। 10, हेड पोजिशनिंग, हेड का न्यूट्रल रहना जरूरी है, ज्यादा टिल्ट होने से बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ता है। 11, पेल्विक टिल्ट कंट्रोल, पेल्विस का सही एंगल मेंटेन करना ताकि स्ट्राइड बैलेंस में हो। 12, टोर्सो रोटेशन, एक्सेस टोर्सो ट्विस्ट करने से पावर लीक होती है, कंट्रोल्ड रोटेशन स्पीड इंक्रीज करता है। 30, ग्राउंड पुश एंगल, जब फुट ग्राउंड को पुश करता है उसका एंगल जितना सही होगा उतनी फॉरवर्ड फोर्स मिलेगी और ये एंगल तभी सही बनेगा जब ऊपर के सारे बड़ा पॉइंट्स अप्लाई करोगे। अब छठे पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपकी नी नेचुरली ऊपर आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे से जबरदस्ती नी को ऊपर खींच रहे हो तो यह आपकी वीकनेस बन सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ जब फोर्स आएगा तो नी ऑटोमेटिक ऊपर आएगी, जबरदस्ती नहीं। अगर आप इस फेज को और डीप में समझना चाहते हो तो कमेंट में बता देना टाइमिंग के साथ। अब आखिरी पॉइंट को समझते हैं। कुछ एथलीट्स की लो हील रिकवरी होती है और कुछ की हाई हील रिकवरी, जैसे लॉन्ग रनर्स। लेकिन यहाँ हम स्प्रिंटर्स की बात कर रहे हैं तो आपको लो हील रिकवरी पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि पूरी साइकिल को बैक से कंप्लीट करने पर। अब मैं कुछ एथलीट्स को सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि मार्सेल जेकब्स, जिनकी लो हील टॉप स्पीड में बहुत इनक्रेडिबल लगती है, और असाफा पावल, जिनकी टेक्निक पावर के लिए मशहूर है। ये दोनों ऐसे एथलीट्स हैं जो स्प्रिंटिंग की टेक्निक के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो इनका एनालिसिस करो, इनके एंगल, फोर्स डायरेक्शन, हैंड मूवमेंट सब देखना और कैसे जा रहे हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। मगर याद रहे खुद के हिसाब से खुद पर अप्लाई करना, वरना अपनी टाइमिंग और खराब कर बैठोगे। और मैं कुछ वीडियो का लिंक नीचे दे रहा हूँ जिनको देखकर आप मार्सेल जेकब्स और असाफा पावल की वीडियो में उनकी टेक्निक सफ देख सकते हो। अब ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते।
जैसे कि बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनके पैर कभी भी हिप के निश नहीं आते, चाहे कितनी भी कोशिश करें, और इस कोशिश के चक्कर में उनकी स्ट्राइड लेंथ भी छोटी हो जाती है और उनकी टाइमिंग भी खराब आने लगती है। लेकिन जब वो अपने ही बायोमेट्रिक्स में रन करते हैं तो उनकी टाइमिंग अच्छी आती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद हुसैन बोल्ट हैं। जिस रेस में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस रेस में भी उनके पैर हिप के आगे ही थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैर आगे आने से कुछ फर्क पड़ता है। अगर हुसैन बोल्ट के पैर हिप के नीचे आते तो शायद उनकी टाइमिंग और भी बेहतर होती। इस चीज को फिक्स कैसे करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं हिप के नीचे पैर आखिर क्यों नहीं आता। सीधे कहो तो ये वर्टिकल फोर्स की कमी के कारण होता है। आप एक बार खुद से ट्राई करना, जब आप रनिंग करते वक्त ऊपर साइड बाउंस करोगे तो आपका पैर ऑटोमेटिक हिप के नीचे आने लगेगा। लेकिन जब आपकी वर्टिकल फोर्स यानी जो बाउंस कर रहे हो वो कम होता है तो आपके पैर आगे चले जाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद आप इतने परफेक्ट हो जाते हो कि आपके हमेशा ही पैर हिप के नीचे आने लगते हैं, क्योंकि आपका बॉडी माइंड मसल कनेक्शन इस तरह बिल्ड हो जाता है। और एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत सारे एथलीट्स के साथ ये होता है कि उनका एक पैर तो आगे आ जाता है लेकिन दूसरा पैर उनका काफी पीछे रह जाता है अपने आगे वाले पैर से। कोशिश करो कि आपका पैर फुल जैसे एंगल पर आए, मतलब कि आपके दोनों पैर के बीच में 4 बन जाए। सीधे कहूं तो जब ऐसा साइकिलिंग होने लगेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माइंड मसल कनेक्शन। आपकी टेक्निक तब तक सही नहीं होगी जब तक आप अपना माइंड मसल कनेक्शन बेहतरीन नहीं करोगे। और ये बेहतरीन तब होता है जब आपका ऑफ सीजन ट्रेनिंग स्ट्रांग हो। जो ऑफ सीजन में रिपीटेशंस लगाई जाती हैं उसका सीधा असर आपकी स्पीड सीजन में दिखाई देता है। रिपीटेशंस आपके माइंड मसल कनेक्शन को बिल्ड करते हैं, इसलिए हर एक रिपीटेशन को सिर्फ रिपीटेशन की तरह मत लो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। सोचो कि इससे मेरी बॉडी के बायोमैकेनिक्स और माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं। एक टिप देता हूँ, ऑफ सीजन ट्रेनिंग में उतना ही एफर्ट लगाओ और उतनी ही स्पीड से रिपीटेशन करो जितने में आपकी टेक्निक बेस्ट हो। और ट्राई करो जैसे बॉल गिरने के बाद जमीन पर बाउंस करता है उसी तरह आपके पैर भी जमीन से उठकर बाउंस करें। और लास्ट में एक छोटी सी टिप देता हूँ, आपके हाथ जिस तरह मूवमेंट करते हैं उसी तरह आपके पैर भी मूवमेंट करते हैं, मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा चाइना के फास्टेस्ट मैन सु बिंगटियन कह रहे हैं। छोटी सी टिप है, इसे ट्राई करो, क्या पता आपकी टाइमिंग बेस्ट हो जाए। और हमको बताओ कि क्या ये सच में काम करता है। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो मुझे सजेस्ट करो, मैं उसकी पूरी डिटेल्स निकाल कर आपको प्रोवाइड करूंगा एक बेहतरीन एंगल से, जिससे आप समझकर अपने वर्कआउट में अप्लाई कर सको और बेहतरीन टाइमिंग पा सको। मेरा गोल है हर एक एथलीट को उसका पर्सनल बेस्ट दिलवाना। जो आप चाहो तो इस जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और हमारे साथ जुड़कर प्राउड फील कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।